तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी कहानी। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज चर्चा करनी है पार्ट नंबर 2 की, जिसका नाम है सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता भारत के संविधान का दूसरा अध्याय है और इसमें 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद आते हैं। नागरिकता की जो कहानी है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप 2 भागों में समझिए। सबसे पहले आप कल्पना करिए उस समय की जब भारत का संविधान लिखा जा रहा है। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव मोशन पढ़ा गया, ये आप सभी लोगों को पता है। और इसी दिन से संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई थी। लेकिन क्या इसी के कुछ समय बाद देश आजाद हो गया? जी हां, 1947 15 अगस्त। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 1947 से लेकर के 1950 के बीच तक का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान हमारा देश कैसे चल रहा था? वो कौन सा कानून है जो हमारे देश को चला रहा था? क्योंकि संविधान तो है नहीं, वो तो बन रहा है। तो इस दौरान हम रूलिंग चल रही थी हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। 1935 में जो केंद्र में डायरकी आई थी, उसी डायरकी वाले कानून के माध्यम से हमारा शासन चलाया जा रहा था। तो इसका मतलब नागरिकता के भी कोई प्रावधान नहीं रहे होंगे। संविधान सभा को इस बात की बहुत बड़ी चिंता थी कि 1947 और 48 में जो क्राइसिस हमारे देश में आ रही हैं उनसे कैसे निपटा जाए। ये क्राइसिस क्या है? ये क्राइसिस हैं कि देशों का बंटवारा तो हो गया, दिलों का बंटवारा नहीं हो पाया है, कारोबार का बंटवारा नहीं हो पाया है, नौकरी पेशे का बंटवारा नहीं हो पाया है। गन्ने का प्राकृतिक तौर पर उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन गन्ने की जो मिल्स हैं, यानी कि जो शुगर मिल्स हैं, वो सिंध में लगी हुई हैं। अब सिंध चला गया पाकिस्तान में, गन्ना रह गया हिंदुस्तान में, करें क्या? कॉटन सबसे ज्यादा पंजाब और सिंध में होता है और कॉटन इंडस्ट्री पूरी मुंबई में है। अब कपास चला गया पाकिस्तान में, फैक्ट्री रह गई हिंदुस्तान में, क्या करें? तो ये प्रॉब्लम्स आई, इसलिए दोनों ही देश पीछे गए। आजादी के बाद कौन सा तरक्की कर ली? पीछे गए। एक ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये कि कोई रहता है दिल्ली में, दुकान है लाहौर में, उसको भी प्रॉब्लम। रहता है पेशावर में, नौकरी करता है पंजाब में, उसको भी प्रॉब्लम। तो क्या एक बॉर्डर खींच देने से सब कुछ हो जाएगा? आज भी कितने ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तानों में रहते हैं? कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में रहते हैं और वो शादी ब्याह बारात में आते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी समस्या यह आ रही थी कि हिंदुस्तान से कुछ हिंदू ऐसे थे जो पाकिस्तान बसना चाहते थे। और जब वे पाकिस्तान गए तो इनको बुलाया तो इस वादे के साथ गया कि नहीं, पाकिस्तान आओगे तो इक्वल राइट मिलेगा। जैसे हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, वैसे ही पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन जब वे पाकिस्तान पहुंचे तो इनको मुजाहिर कहा गया। मुजाहिर का मतलब सेकंड क्लास सिटीजन, बराबरी पे बैठने का अधिकार नहीं था इनको। और आज भी जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं उनको मुजाहिर कहा जाता है। इसी तरीके से वे मुसलमान जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए उनको भी मुजाहिर कहा गया और कहा गया तुम्हारी पैदाइश तो वहां की है, तुम यहां क्या करने आए हो? तो जब वहां पे उनके साथ ऐसा बिहेवियर होगा, सेकंड क्लास सिटीजन माना जाएगा, तो क्या वो वहां रहना चाहेंगे? नहीं, फिर भाग के भारत आ गए। अच्छा, ये स्विचिंग चल क्यों पा रही है? क्योंकि संविधान है ही नहीं, वो तो लिखा जा रहा है। जब संविधान लागू होगा तब की तब देखी जाएगी। और ये सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान के लोगों के साथ भी है। वहां से भी कई सारे मुसलमान हैं जो भाग के भारत आए और भारत में मालूम पड़ा कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, उन लोगों ने भगा दिया, बोले नहीं तुम्हारे लिए तो पाकिस्तान है, भागो वहां से। वो बेचारे फिर भाग के पाकिस्तान चले गए। तो ये समस्या तो दोनों देशों के साथ है। तो जब नागरिकता संबंधी प्रावधान लिखे जाने लगे तो इन बातों को ध्यान में रख के लिखा गया। और शायद आप लोग ये बात समझ भी पा रहे होंगे कि इसको लिखना बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। कैसे इन सारी परेशानियों के बीच किसको सिटीजन मान लें? इनको सिटीजन माना, मालूम पड़ा ये सुबह लाहौर में पड़े, रात को ट्रेन पकड़ के भाग गए। वहां से कोई बंदा लौट के आया, उसको सिटीजन माना, तो मालूम पड़ा अगले दिन 2-4 के गले काट के वो भी भाग गया पाकिस्तान। क्या कीजिएगा? तो इन सारी परेशानियों के बीच एक आर्टिकल का जन्म होता है 5।
ओनली द पर्सन शैल बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु फुलफिल 3 पॉइंट्स। 3 शर्तों को जो पूरा कर देगा केवल उसे ही भारत का नागरिक माना जाएगा। पहली शर्त है बाई बर्थ, जो भारत में पैदा हो गया भारत का नागरिक है। अब वो चाहे अफ्रीका का बच्चा भारत में पैदा हो जाए, चाहे अमेरिका का बच्चा पैदा हो जाए, चाहे न्यूजीलैंड का बच्चा पैदा हो जाए, इफ ही born in India shall be considered as a citizen। ये बात है, बस इसका एक्सप्लेनेशन आगे है। सेकंड, वन ऑफ हिज पेरेंट्स born in India। अगर आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हो गया तो भी आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब कल्पना करिए कि मम्मी डैडी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था या दोनों लोग भारत में पैदा हुए थे। अब वो लोग घूमने कहीं दूसरे देश में गए, वहां पे आप पैदा हो गए, तो इसका ये मतलब थोड़ा होना है कि आप दूसरे देश के नागरिक हो जाएंगे। आपके पेरेंट्स तो इंडियन है ना। तो सेकंड प्रोविजन ये कहता है कि इफ वन ऑफ योर पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, और तीसरा पॉइंट ये कहता है संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से अगर कोई भारत में रह रहा तो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। इफ एनी पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा। अब मान लीजिए मैं भारत में रहता तो मेरे सामने ही संविधान लागू हो रहा है, मैं उस सुबह राजपथ पे खड़ा था जब पंडित नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया, मैं गवाह था उस बात का, मुझे नहीं सिटीजन मानोगे? ये कैसी बेइज्जती वाली बात कर रहे हो? तो ऐसे लोगों को भी सिटीजन माना गया। 3 पॉइंट क्लियर अच्छे से। आर्टिकल 5 के अंतर्गत 3 पॉइंट्स आते हैं, तीनों पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना कि वो जिसका जन्म भारत में हुआ भारत का नागरिक, जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुए वो भी भारत का नागरिक, और यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के 5 सालों पहले से भारत में रह रहा था तो वो भी भारत का नागरिक। क्लियर। अब जरा तीसरे पॉइंट को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या आज कितनी होगी जो संविधान लागू होने के पहले से भारत में रह रहे हैं? चुनिंदा जो लोग उस जमाने के होंगे उनकी उम्र आज क्या होगी? कम से कम 80 साल। और 80 साल के ऊपर के लोग कितने हैं हिंदुस्तान में? बहुत कम। भारत तो जवानों का देश है, युवाओं का देश है। तो इसका मतलब ये जो तीसरा पॉइंट है ये ऑटो डिसॉल्व हो जाएगा थोड़े समय के बाद, या आप ऐसे भी कह सकते हैं हो गया, क्या काम इसका। तो 5 आपको अच्छे समझ में आ गया। तो ये एक कॉमन क्लॉज था जो सभी लोगों को सिटीजनशिप के बारे में बताता था। अब एक एक प्रॉब्लम पकड़िए। सबसे पहले वो प्रॉब्लम पकड़िए जो पाकिस्तान से भाग भाग के भारत आ रहे हैं, क्योंकि पहले हमको अपना बॉर्डर बचाना है। जो पाकिस्तान से भाग के भारत आएंगे वो जब बॉर्डर पार करेंगे तो उस जमाने में जो पुलिस है, जो पैरामिलिट्री है, जो सेना है, वो उनकी तलाशी लेगी। सबसे पहले तलाशी लेने के बाद उनके पास कोई कागज है, कोई आइडेंटिटी है, तो उसको जांच करेगी, वेरीफाई करेगी, और जब आश्वस्त हो जाएगी कि नहीं ये हिंदुस्तान में रहेगा तब उसको रिफ्यूजी कैंप में भेजेगी। वहां पे उसके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा और फिर धीरे से उसको सिटीजनशिप देके अंदर लाया जाएगा। लेकिन हमने तो इतना जतन कर लिया तुम्हारे चक्कर में, तुम यहां खाए पिए बॉडी बनाए फिर भाग गए पाकिस्तान। अब क्या करें? तो ऐसा नाटक जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जन्म हुआ आर्टिकल नंबर 6 का। दिस आर्टिकल वॉज रिलेटेड टू द पीपल जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो ऐसे फॉर्मूला बेस करिए काम। आर्टिकल 6 डील्स विद द पीपल पाकिस्तान टू इंडिया, जो पाकिस्तान से भाग के भारत आ रहे हैं, ये उनके लिए था। तो ये जो नाटक आप लोग मचाए हुए हैं इसमें 19 जुलाई 1948 की डेट फिक्स कर दी गई। आर्टिकल नंबर 6 बहुत बड़ा है, उसके चक्कर में ना पड़ते हुए आप इसको ऐसे समझिए कि अनुच्छेद 6 में एक डेट फिक्स कर दी गई 19 जुलाई 1948, और यह कह दिया गया कि इस डेट के बाद इफ एनी पीपल क्रॉसेस द बॉर्डर फॉर द पर्पस टू कम टू इंडिया विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आगे बात समझ में? इसलिए जिसको भी भाग के आना है इंडिया वो इस डेट के पहले आ जाना।
हम कैसे भैया इतना बोझा ढोएंगे, हमारे यहां कम आबादी है क्या? तो ये डेट का मतलब क्या था कि इस डेट के पहले जो भी पाकिस्तान से भारत आ जाएगा हम उसको भारत का नागरिक मान लेंगे। अब इस डेट के पहले तुम आ गए, फिर भाग गए, फिर आ गए, फिर भाग गए, ये तुम्हारी प्रॉब्लम। क्लियर? अच्छे से बात समझ में आ गई? अब एक बात बताइए ठंडे दिमाग से जरा, इस डेट का आज क्या महत्व है? कुछ नहीं, डेट गुजर चुकी, जिन लोग को आना होगा वो आ ही चुके होंगे, 70 साल पुरानी डेट है। तो क्या इस आर्टिकल का कोई मतलब है? वो भी कोई मतलब नहीं। तो फिर आप लिख क्यों रहे? पता होना चाहिए डेट। आर्टिकल नंबर 7 डील्स विद द पीपल जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, जिनको लग रहा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत देश है, उनके लिए है। उनके लिए भी एक डेट फिक्स करी गई, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947। अच्छा, ये हमारे नागरिकों के लिए है ना, जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं। तो हम जब भी देखिए कभी कभी कोई झगड़ा होएगा, कभी कोई परेशानी होएगी, तो मम्मी अपने बच्चे को सबसे ज्यादा मारेगी, सबसे ज्यादा मारेगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी दूसरे की मम्मी ने हमारे बच्चे को मार दिया तो फिर हमारी मम्मी दुर्गा काली चंडी बन जाएगी। कोई और हमारे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता। हम मारेंगे, तुमसे ज्यादा मारेंगे, लेकिन हम मारेंगे। तो भारत हमारी मां है। बदतमीजियां तो हो ही रही हैं बॉर्डर पे, आप देख ही रहे हैं। तो हमने अपने बच्चों के लिए ज्यादा कड़े नियम बनाए और कहा कि 1 मार्च 1947। तुम लोग के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं, करोगे क्या वहां जाके? हम तुम्हें ऐसे ही बता रहे हैं वहां क्या है। खाने को रोटी नहीं, सर पे तरपाल नहीं, कहलाओगे मुजाहिर, तो क्या करोगे जाके? तो 1 मार्च 1947 डेट फिक्स कर दी, जिसको जाना है भैया चले जाओ। इसके बाद गए तो अपने रिस्क पे जाना, फिर लौट के ना आना कि अब हमको अंदर ले लो, अब बुला लो, अब डर लग रहा है ये, और अब फिर कोई मतलब नहीं। तो ये भी डेट गुजर चुकी है, गुजर चुकी है ना। तो क्या इस आर्टिकल का आज कोई मतलब? इसका भी कोई मतलब नहीं। ये सब टेम्परेरी प्रोविजन थे, केवल 1947 से 1950 के बीच की क्राइसिस को निपटने के लिए। अब बारी आती है 8 की। 5, 6, 7 क्लियर। आर्टिकल नंबर 5 किसके लिए? कॉमन आर्टिकल, सबके लिए। 6 किसके लिए? जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उनके लिए। 7 किसके लिए? जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए। अब सुनो 8 किसके लिए? 8 उनके लिए जो ना भारत में रहते हैं ना पाकिस्तान में रहते हैं, वो किसी तीसरे तान में रहते हैं, जैसे कि अमीर लोग। अब अमीर लोगों ने देखा कि भारत गुलाम है, अंग्रेजों का शासन है, तो क्या करेंगे भारत रह के? चलो अमेरिका सेट हो जाए। अमेरिका सेट हो गए। कोई पढ़ाई करने गया, जापान सेट हो गया। कोई कमाने गया, यूरोप सेट हो गया। तो बहुत सारे ऐसे भारतीय मूल के लोग भी तो होंगे जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते होंगे, लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया होगा। और जब मुल्क आजाद होगा, जब तिरंगा लहराएगा, तो उनके मन में वतन की याद तो आएगी ना, कि नहीं यार अपना देश, अपनी मिट्टी, चलो चलते हैं। तो जब वो आएंगे तो क्या वो कोई धर्मशाला है जो मुंह उठा चले आए? नहीं। तो उनके लिए है 8। आगे बात समझ में? किसके लिए? पीपल रिसाइडिंग आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो ना भारत में रहते हैं ना पाकिस्तान में रहते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे रहते हैं। ये आर्टिकल उनके लिए है। उनके लिए कोई डेट तो नहीं फिक्स करी गई, लेकिन यह जरूर कहा गया कि जो अप्रवासी भारतीय हैं वो भारत के नागरिक केवल तभी समझे जाएंगे जब वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारत में जन्मे हों। फॉर एग्जाम्पल 47 से 50 भारत में शासन कैसे हो रहा है? इसी अधिनियम के थ्रू हो रहा है। यह अधिनियम लागू कब हुआ था? 1935 में लागू हुआ था। तो यदि कोई अप्रवासी भारतीय भारत में आकर के बसना चाहता है तो उसको इस कानून के अंतर्गत पैदा होना आवश्यक है। या तो इसको ऐसे समझ लीजिए, और या तो इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि 1935 के दौरान अगर आप भारत में पैदा हुए थे तभी आप भारत आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते हो।
अब कोई अगर 1857 के विद्रोह से डर के अमेरिका जाके बस गया हो तो भाई साहब वहीं रहो, फिर इंडिया आने का कोई काम नहीं है। आई बात समझ में? तो आर्टिकल 8 डील्स विद द पीपल हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड द टेरिटरी थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट the only situation they will consider the citizen of India if they born during the Government of India Act 1935. Clear? अब बारी आती है 9 की। अनुच्छेद 9 किसके साथ डील करेगा? ये किसी के साथ डील नहीं करेगा। ये एक बड़ी सिंपल सी बात बताएगा कि देयर शैल बी सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान होगा। और यह है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 से। व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप? अब सिंगल सिटीजनशिप को समझने के लिए आप आर्टिकल नंबर 5 क्लॉज नंबर 1 में आइए, और उसमें आपने लिखा है बाय बर्थ, हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक जो भारत में पैदा हुआ। तो कल्पना करिए कि अफ्रीका का एक बच्चा भारत में पैदा हो गया, आईपीएल चल रहा है, बहुत सारे विदेशी भारत में मैच देखने आए हैं। अब कोई खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका का, उसका बच्चा पैदा हो गया भारत में, आप क्या करें? एक नियम यह कहता है कि वो भारत का नागरिक, एक नियम यह कहता है कि सिंगल सिटीजनशिप। तो प्राइमा फेज, प्रथम दृष्टया वो भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन भारत का नागरिक उसी स्थिति में माना जाएगा जब वो अनुच्छेद 9 का पालन करेगा। अनुच्छेद 9 कहता है कि एक बार में आप केवल भारत के ही नागरिक रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा अफ्रीका के हैं तो आप अफ्रीका के ही नागरिक हो जाओ, भारत के मत बनो। लेकिन अगर भारत के बन गए तो केवल भारत के ही रह सकोगे, फिर अफ्रीका के नहीं रह सकोगे। या कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसने जाकर के लंदन में या न्यूयॉर्क में शादी कर ली, अब उसको वहां की सिटीजनशिप ऑफर होगी। अगर उसने वहां की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटो सस्पेंड, स्वतः निलंबित हो जाएगी। इसका मतलब है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये बड़ा दिलचस्प प्रावधान है। दुनिया के चुनिंदा देशों में ये है, उनमें से एक भारत है। इसीलिए हमारी आबादी भले ही ज्यादा हो, लेकिन फिर भी हम सिंगल सिटीजनशिप पे विश्वास करते हैं। आप किसी दूसरे देश के नहीं हो सकते कभी, हमारी देश के रहोगे। और अगर दूसरे देश के हो रहे हो तो फिर ऑटो सस्पेंड, काम खत्म, सीधा ब्लॉक, सिटीजनशिप ब्लॉक। एक पॉइंट यहां पे और आता है सिंगल सिटीजनशिप का। एनालिटिकल क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो एक पॉइंट तो ये हो गया, तो क्लियर हो गया सबको। दूसरा पॉइंट इसी में यह है कि देयर शैल बी ओनली वन सिटीजनशिप ऑफ द यूनियन। संघ की भी एकल नागरिकता है। आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है, आप कानपुर के नागरिक नहीं है, आप केवल भारत के नागरिक हैं। लेकिन जब आप यूएसए जाएंगे तो वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है। कल मैंने आपको यूनाइटेड के बारे में काफी बताया। तो वहां पे आप अमेरिका के भी नागरिक हैं और जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के भी नागरिक हैं। वहां पे डुअल सिटीजनशिप है। यूनाइटेड किंगडम में डुअल सिटीजनशिप है, यूएई में डुअल सिटीजनशिप है। हमारे यहां सिंगल, कश्मीर से कन्याकुमारी सब तुम्हारा। और इसी सिंगल सिटीजनशिप को, इसी अखंड भारत को, इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बढ़ावा देती है इंडियन रेलवे। ट्रेन में बैठिए, चल दीजिए, आना फ्री, जाना फ्री, पकड़ जाओ तो खाना फ्री, पैसे रुपए की कोई टेंशन नहीं। आपको इसका उदाहरण मिलता है इंडियन रेलवेज, कहां से कहां ट्रेन चली जा रही है। हमारे यहां लोग 3-3 दिन ट्रेन में सफर करते हैं ना। 3 दिन यूरोप में ट्रेन में सफर कर लो तो बुल्गारिया से स्पेन पहुंच जाओगे, यानी कि ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न यूरोप पहुंच जाओगे। हमारे आदमी द्वारिका से पुरी पहुंच पाया तो दर्शन करने के चक्कर में गया था बेचारा। तो इतने बड़े देश, इतनी हाई पॉपुलेशन, इतनी सारी परेशानियां, उसके बावजूद हम लोगों ने अपनाई सिंगल सिटीजनशिप। यह गर्व की बात है। इसीलिए हम लोग प्लेज खाते हैं, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिंगल सिटीजनशिप, सब भारत के नागरिक एक जैसे। आगे बात समझ में? 9 समाप्त होता है। अब बारी आती है 10 की। आर्टिकल नंबर 10 बड़ा प्यारा है।
पाकिस्तान से जो लोग भारत आना चाहते हैं उनकी व्यवस्था हमने कर दी, जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनका भी व्यवस्था हमने बना दी, जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं उनका सिस्टम भी मेंटेन कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति जो 6, 7, 8 इन तीनों ही पैरामीटर्स पे खरा ना उतरता हो उसका क्या होगा। यानी कि आज अगर कोई कहे कि सिटीजनशिप चाहिए, कोई अमेरिका से अप्लाई कर दे, कोई जापान से अप्लाई कर दे, कोई पाकिस्तान से अप्लाई कर दे, बोले भैया भारत बड़ा प्यारा देश है, हमको यहां की नागरिकता चाहिए, अब कैसे मिलेगी? तो सब तो ओवर मामला, डेट्स तो सब गुजर चुकी, अब तो नहीं मिल सकती किसी को। तो अगर ऐसी स्थिति कभी आएगी तो इसके लिए आर्टिकल नंबर 10 और इसमें अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि थ्रू रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, अगर कोई व्यक्ति 6, 7, 8 को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप ले सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन का अपना एक प्रोसेस है, फॉर्म है, सारी चीजें हैं, उसके बाद ही हो सकेगा, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ कि अगर आज कोई कॉमन पीपल जो कि दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो नागरिकता लेना चाहे तो कैसे मिलेगी। इसके बाद आखिरी नंबर पे आता है 11 और जरा याद करिए पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 का लास्ट आर्टिकल आपने जब पढ़ा तो उसमें आपने यही तो पढ़ा कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। किसके हाथों में? संसद के हाथों में, क्योंकि पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया। पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट इज द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट हमारी आन बान शान है, तो उसी को सौंप दिया। तो जिस तरीके से यूनियन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो उसको हैंडल पार्लियामेंट करेगी, और उसने कानून बनाया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसी तरीके से सिटीजनशिप से रिलेटेड भी कोई इशू होगा तो इट विल बी हैंडल्ड बाय द पार्लियामेंट। और अधिकार दिया गया 11 में, और कहा गया कि पार्लियामेंट कोई अपना कानून बना ले सिटीजनशिप से रिलेटेड, और उसी कानून के माध्यम से वो आगे सिटीजनशिप को चलाए। क्योंकि बाकी जो आर्टिकल आपने देखे ये तो सब टेम्परेरी हैं, डेट गुजर गई, आर्टिकल खत्म। तो व्हाट इज 11 का मतलब हो गया नागरिकता पर कानून बनाने के समस्त अधिकार संसद के पास होंगे। संसद जो चाहे वो कानून बनाए और जैसे चाहे वैसे लोगों को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दे। तो ये बात 11 के अंतर्गत बताई जाती है। सरल भाषा में यहां से पार्ट नंबर 2 फिनिश होता है। सबको बात समझ में आ गई? आखिरी सवाल, संसद ने बनाया कोई कानून कि बैठी है ऐसे ही? बनाया। संसद ने वही कानून बनाया जिसको लेकर के इतना बवाल देश में हुआ, सिटीजनशिप एक्ट। उस जमाने में जब ये कानून बना था तो इसका नाम था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, यह कानून बना था। अब इस कानून में 5 तरीके बताए गए थे कि इन 5 तरीकों से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन कोई भी कानून पूर्ण नहीं होता, परिवर्तन समय की मांग है, तो इसमें समय समय पर संशोधन होता रहता है। अब इस कानून में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ वो 2019 में हुआ, तो फिर इस कानून का नाम क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हो जाएगा। और इसी को आप लोगों ने CAA कह करके पूरे देश में हल्ला मचा डाला। कानून 1955 का है, बीच में और भी कई सारे अमेंडमेंट हुए। अब प्री के लेवल पे उतना आपको नहीं जानना है, लेकिन जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ वो 2019 में हुआ। अब अमेंडमेंट हुआ क्या और इतना बवाल क्यों? वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है, संक्षेप में बताऊंगा। कहानी यह है कि जरा 6, 7, 8 एक बार इनको फिर से देखिए और ये बताइए कि जब डेट फिक्स कर दी गई कि इस डेट के बाद आओगे तो नागरिक नहीं माने जाओगे, इस डेट के बाद जाओगे तो नागरिक नहीं माना जाओगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी तो होंगे जो इन डेट्स की वजह से फंस गए होंगे, पीड़ित होंगे, पाकिस्तान से भारत आना चाहते होंगे लेकिन डेट के चक्कर में फंस गए होंगे, पीड़ित होंगे,
कहीं दूसरे देश से भारत आना चाहते होंगे, लेकिन डेट की वजह से फंस गए होंगे और उनकी पूरी पीढ़ियों को सरवाइव करना पड़ा। तो मैं माननीय गृह मंत्री की भाषा में आपको यहां पे समझाना शुरू करूंगा, क्योंकि कंपटीशन के लेवल पे, प्रशासन के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे एक अफसर में जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी यही होती है, कम शब्दों में अपनी बात को खत्म कर देना। आप एक बात समझाने के लिए अगर 1 घंटा लगा रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम IAS ऑफिसर। एक लाइन में अपनी बात खत्म कर दीजिए। तो गृह मंत्री जी एक लाइन बोलते हैं कि यह नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। बात खत्म। जिस कानून का नाम ही नागरिकता संशोधन अधिनियम है, वो नागरिकता छीनेगा कि देगा? देगा। तो भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी नागरिकता छीनेगी, क्योंकि इससे नागरिकता मिलेगी। और जो पहले से भारत का नागरिक है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं। उसका इस कानून से क्या लेना देना भाई? ये तो किसी दूसरे के लिए होगा ना, तो किसके लिए है? अगर इंडिया में माइनॉरिटीज की बात करें, भारत में माइनॉरिटी कौन है, अल्पसंख्यक कौन है? तो हिंदुओं को छोड़ करके सब। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, ईसाई अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी अल्पसंख्यक हैं। लेकिन पाकिस्तान में कौन अल्पसंख्यक है? वहां तो मुस्लिम बहुसंख्यक है ना, वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है। बांग्लादेश में कौन अल्पसंख्यक है? हिंदू। अफगानिस्तान में कौन अल्पसंख्यक है? हिंदू। सिख, क्रिश्चियन, ये सब इन देशों में अल्पसंख्यक है। तो इस कानून में यह कहा गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों में जितने भी अल्पसंख्यक रहते हैं, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, अगर उनके साथ रिलीजियस इंटॉलरेंस है, धार्मिक असहिष्णुता है, धर्म के आधार पर अगर उनके साथ भेदभाव होता है और इस वजह से वो डर कर भारत भाग आए हैं, भारत भाग आए हैं और डेट तय करी गई, क्योंकि इस पूरे पार्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी आप समझ गए होंगे अब तक, डेट जरूर तय होनी है। डेट तय करी गई 31 दिसंबर 2015। इस डेट के पहले तक अगर भारत आ गए हैं भाग के, दे शैल बी कंसीडर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। बात खत्म। तो इससे फायदा क्या मिला? यह कानून 2020 में लागू हो गया था, डेट 2015 की थी, यानी कि 5 साल में नागरिकता मिल गई। तो वे लोग जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत के नागरिक बनेंगे, उनको 10 साल भारत में रहना पड़ेगा, तब नागरिकता मिलेगी। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहता है कि अगर आपके साथ धार्मिक भेदभाव हुआ है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, तो आपको केवल 5 साल में नागरिक मान लिया जाएगा, क्योंकि यह डेट फिक्स कर दी गई है। यह था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन हल्ला कितना मचा इस पे, फुल फॉर्म पता नहीं है लोगों को, धरना प्रदर्शन जारी है। और फिर ऑपोजिशन तो हमारे देश का है ये बहुत महान, ऐसी चीजों को हवा देने के लिए। तो उस विवाद में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पे पार्ट नंबर 2 फिनिश होता है, साथ ही साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी फिनिश होता है। एक पन्ने का एक्ट है, जब चाहो तब मोबाइल फोन में अपने डाउनलोड करो, पढ़ डालो। 5 ही प्रावधान है इसमें, लेकिन मैंने 5 आपको बता दी, यहां पे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो सभी को क्लियर? पार्ट नंबर 2 यहां पे फिनिश होता है। आप किसी भी तरीके का डाउट जो है वो पूछ सकते हैं।